हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमने हाइड्रोकार्बन कंप्लीट किया था उसके आगे से प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंबक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कंबक्शन। कंबक्शन इज द बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जनरली प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट। जब हम कार्बन कंपाउंड्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, उनको जलाते हैं, तो जनरली हमें कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर हीट जनरेट होती है और साथ में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। कार्बन कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2O, हीट एंड लाइट, प्रकाश के रूप में लाइट हमें मिलती है जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो ये तीनों चीजें मिलती है। मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट। और इसी तरह इथेनॉल को भी जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट जनरेट होती है। दीज आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज कंबक्शन रिएक्शन। ये सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है और कंबक्शन रिएक्शन भी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस तरीके से है क्योंकि इन सभी में ही ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन की कमी हो रही है, हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है और ऑक्सीजन की नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं। इस तरह से ये ऑक्सीजन रिएक्शन को भी डिफाइन करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लेम एंड स्कोप। फ्लेम एंड स्मोक। फ्लेम एंड स्मोक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसका एग्जांपल है हमारे लिए एल्केन सीरीज। जनरली प्रोड्यूस अ क्लीन फ्लेम। जो हमारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जनरली क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, साफ सुथरी ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सारे एल्कीन और एल्काइन सीरीज के एग्जाम्पल होते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में येलो फ्लेम निकलती है, ब्लैक स्मोक काला धुआं निकलता है और सूटी डिपॉजिट, बर्तनों के ऊपर जो काले रंग की परत चढ़ जाती है, काला काला ब्लैक ब्लैक कलर की जो धुआं चिपक जाता है या काले कलर की परत चढ़ जाती है, उसे हम सूटी डिपॉजिट कहते हैं। लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई कैन ऑल्सो कोज इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग अ सूटी फ्लेम। अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को भी लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की कम मात्रा में जलाया जाता है, तो उनसे भी काले रंग का धुआं या सूटी डिपॉजिट रिलीज होता है। गैस और केरोसिन स्टोव। A sufficiently supply of air give an oxygen rich mixture producing clean blue flame। जब गैस या स्टोव में ऑक्सीजन रिच मिक्सर पहुंचता है, उसके छेदों में आसानी से हवा प्रोसेस होती है तो वहां पर क्लीन ब्लू फ्लेम निकलती है। यदि हमारे बर्तनों के पेंदा काला होने लगता है, बर्तनों के बाहर किनारे या वो पेंदे में से काला होने लगता है, इसका मतलब यह होता है कि जो हमारे बर्नर में एयर होल है वो ब्लॉक हो चुके हैं और वहां पर फ्यूल को जलने के लिए प्रॉपरली कंप्लीटली ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन सम नाइट्रोजन एंड सल्फर। जो हमारा कोयला और पेट्रोलियम होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर पाए जाते हैं। जब उन्हें जलाया जाता है या उनका कंबक्शन किया जाता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड ऑफ सल्फर का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारे मेजर एनवायरमेंट पोल्यूएंट होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये हमारे एनवायरमेंट के मेजर पोल्यूएंट होते हैं जो हमारे एनवायरमेंट को प्रदूषित करते हैं। वाई डू सम सब्सटेंस बर्न विथ अ फ्लेम। बहुत सी वस्तुएं फ्लेम के साथ जलती है और बहुत सी बिना फ्लेम के भी हमारे को हीट देती है। अ फ्लेम इज प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। फ्लेम तब जनरेट होती है जब कोई गैसियस सब्सटेंस जलता है। जब किसी पदार्थ को जलाते हैं और उससे निकलने वाले वाष्पशील गैसीय पदार्थ जलते हैं तो वहां हमें फ्लेम मिलती है, कोल और चारकोल में समटाइम ग्लो रेड रिलीज हीट विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। जब हम कोयले या चारकोल को जलाते हैं तो बिना फ्लेम जनरेट किए भी हमारे को लाल कलर के होते हैं। कोयला कुछ देर जलने के बाद जब वो फ्लेम जनरेट नहीं करता पर वो लाल कलर का पड़ जाता है, लाल कलर होने के बाद भी वो हमें हीट देता है जबकि उसमें फ्लेम नहीं होती। वेन वुड, लकड़ी या चारकोल को जलाया जाता है तो उसमें से जो गैसीय सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, वेपराइज होते हैं, वो वेपराइज होके जलते हैं और हमारे को फ्लेम दिखाई देती है। फ्लेम जनरली गैसीय सब्सटेंस के जलने से हमें दिखाई देती है। लुमिनियस फ्लेम इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एटम ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस आर हीटेड एंड बिगिन टू ग्लो। जब किसी सब्सटेंस से गैस किसी ऑब्जेक्ट के गैसियस सब्सटेंस जलने लगते हैं
गर्म होते हैं और वे जलने लगते हैं तो हमें वहां पर ग्लो, चमक दिखाई देती है, फ्लेम दिखाई देती है। फर्स्ट पॉइंट हमने कंबक्शन कंप्लीट किया। कंबक्शन से इंपॉर्टेंट होता है ब्लू फ्लेम, क्लीन फ्लेम, और जो हमारे बर्तनों के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, सूटी डिपॉजिट चढ़ता है, वो किस कारण से होता है। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीडेशन। कार्बन कंपाउंड कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग कंबक्शन। जब कार्बन का कंबक्शन होता है तो वहां पर ऑक्सीडेशन भी होता है। उनके एग्जाम्पल हम ऊपर देख सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एल्कोहल को जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 और KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है तो वहां पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। जब एल्कोहल हमारे KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो वहां पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड COOH का फॉर्मेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये होने वाली अभिक्रिया एक तरह से ऑक्सीडेशन को डिफाइन करती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब्सटेंस कैपेबल टू एडिंग ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे अभिकारक जो किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने में सक्षम होते हैं उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देके उसको ऑक्सीडाइज कर दे, उस ऑब्जेक्ट को, उस सब्सटेंस को, उस मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर दे, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे रिएक्शन है हमारी यहाँ पर दे रखी है CH3 CH2OH, ये हमारा एल्कोहल है। जब इसकी रिएक्शन में हम कैटलिस्ट की फॉर्म में KMnO4 या K2Cr2O7 का यूज में लेते हैं तो हमारे को CH3COOH एथेनोइक एसिड प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट काम में लेते हैं या पोटेशियम डाइक्रोमेट काम में लेते हैं, जो एल्कोहल को एसिड में चेंज करते हैं। एल्कोहल को एसिड में चेंज करते हैं। यहाँ पर एल्कोहल का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर बढ़ रही है या हाइड्रोजन कम हो रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन थी 3 2 5 और यहाँ पर हाइड्रोजन रह जाती है 4, तो यहाँ हाइड्रोजन की कमी हो रही है और हाइड्रोजन की कमी होने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि, या हाइड्रोजन की कमी होने को हम ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। Unsaturated hydrocarbon add hydrogen in the presence of catalyst to form saturated hydrocarbon। जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले, जब उनकी हम रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो वे नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, वो हमारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से कराई जाती है तो यहाँ पर दो अलग अलग रिएक्टेंट मिलकर नया एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए हम इसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। उसमें हम कैटलिस्ट यूज में लेते हैं। जनरली वो कैटलिस्ट होते हैं पैलेडियम निकल। पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट का उपयोग करके हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में चेंज करते हैं। अ कैटलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड बाय द रिएक्शन। जब कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की स्पीड को या उसके होने की क्रिया को, होने की अभिक्रिया होने की गति को कम या ज्यादा कर दे विदाउट अफेक्टिंग इटसेल्फ, इनके खुद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अभिक्रिया के दौरान इन पे खुद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ये अभिक्रिया की गति को कम या ज्यादा कर देते हैं, उन्हें हम कैटलिस्ट कहते हैं। जनरल रिएक्शन होती है हमारी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं और किसकी उपस्थिति में, कैटलिस्ट होते हैं हमारे यहाँ पर निकल और पैलेडियम। निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारे को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। जैसे डबल बॉन्ड वाला हमारे यहाँ पर एल्किन सीरीज है, एल्किन सीरीज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, और जब ये हाइड्रोजन से क्रिया करके एल्केन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जनरली कंटेन लॉन्ग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वेजिटेबल ऑयल्स में जनरली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन होती है। ये हमारे लिए हेल्दी होते हैं, ये हमारे लिए हेल्दी होते हैं। जबकि जो एनिमल फैट होते हैं, मांस, जानवरों का मांस होता है, उनके अंदर सेचुरेटेड कार्बन चेन होती है जो हमारे लिए अनहेल्दी होती है, हमारे लिए नुकसानदायक होती है वेजिटेबल ऑयल्स की कंपेयर में। तो हमें यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे वेजिटेबल ऑयल होता है वो हमारे लिए हेल्दी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, जबकि एनिमल फैट में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसलिए हमारे लिए नुकसानदायक होता है। हाइड्रोजनेशन इज वेजिटेबल ऑयल इज कैरिड आउट यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट। जब वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रो
जनरेशन किया जाता है तो उसके हम निकल कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं। हाइड्रोनाइजेशन, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का पूछा जाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है, उसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है कार्बन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर जनरली फेयर अनरिएक्टिव, जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्केन सीरीज होती है, वो सामान्य तौर पर अनरिएक्टिव होती है, बहुत कम रिएक्टिव होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन रिएक्ट रैपिडली विथ हाइड्रोकार्बन, फिर भी सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करती है और वहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर देती है। अभिक्रिया नीचे हमारी की CH4 मेथेन की रिएक्शन जब क्लोरीन से सनलाइट की प्रेजेंस में की जाती है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और उसकी जगह क्लोरीन ले लेता है और वह CH3Cl का निर्माण करता है, क्लोरोमेथिल का निर्माण करता है, और दूसरी तरफ एक HCl हमें मिलता है। यहाँ पर क्लोरीन रिप्लेस हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है। इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं और यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस होना जरूरी है। Substitution reaction is a reaction in which one atom or group of atom take the place of another atom or group। यह अभिक्रिया जिसके अंदर किसी ग्रुप या एटम के द्वारा किसी दूसरे एटम का रिप्लेस कर दिया जाता है, उस एटम की जगह ले ली जाती है, उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास मेथेन होता है, तो जब एक हाइड्रोजन रिलीज होता है तो CH3Cl बनता है, फिर यहाँ से एक और हाइड्रोजन रिलीज होता है, रिमूव होता है, तो CH2Cl2 बनता है, यहाँ से एक और हाइड्रोजन रिलीज होता है तो वहां पर CHCl3 बनता है, और लास्ट में हमारे पर जब सारे हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, और ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें हम सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन हाइड्रोजन को रिमूव कर देती है। ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, अब यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड में फर्स्ट कंपाउंड पढ़ते हैं इथेनॉल, जिसे सामान्य तौर पर हम शराब या दारू या एल्कोहल के नाम से जानते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला आता है C2H5OH CH3CH2OH। यहाँ पर हमारे एथ 2 कार्बन होने के कारण मेथ और एथ, और यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो इसका नाम होता है ओल, तो दोनों जुड़कर एथेनॉल, एथ और ओल जुड़कर एथेनॉल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है OH, जिसे हम एल्कोहल ग्रुप भी कहते हैं। इसका रासायनिक फॉर्मूला आता है C2H5OH, या हम इसे CH3CH2OH भी कह सकते हैं। एथेनॉल इज ए लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल। एथेनॉल हमारे रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम सामान्य तौर पर एल्कोहल कहते हैं, दारू या शराब भी कहते हैं। इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज में होता है, मेडिसिन में यूज में होता है। टिंचर आयोडीन, जब हमारे को चोट लग जाती है तो उस पर जो मेडिकल पे जाके हम मेडिकल या अस्पताल में जाने के बाद जो हमारे सॉल्यूशन लगाया जाता है काला काला या लाल कलर का, वो टिंचर आयोडीन होता है, जिसके अंदर आयोडीन के साथ एल्कोहल मिक्सचर होता है। कफ सिरप खांसी की दवाई में मिलाया जाता है, और बहुत से मेडिकल टॉनिक बनाने में भी एल्कोहल का यूज में लिया जाता है, और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, ये एक अच्छा प्रकार का इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट भी है। एथेनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। एथेनॉल को हम पानी में किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हैं, 20, 80, 70, 30, किसी भी प्रोपोर्शन में हम एल्कोहल को इजीली वे में पानी में मिला सकते हैं। हेल्थ इफेक्ट ऑफ एथेनॉल, एल्कोहल का उपयोग करने से या इथेनॉल का उपयोग करने से हमारे शरीर पर जो हेल्थ इफेक्ट पड़ते हैं उनके बारे में। स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमारे शरीर की क्रियाएं धीमी पड़ जाती है। डिप्रेस एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस्ड हो जाता है, उस पर तीव्र प्रकार से दुष्प्रभाव पड़ते हैं। कॉज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, हमारा कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। कॉज मेंटल कंफ्यूजन, शरीर में दिमागी असंतुलन पैदा होता है, जिसके कारण कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, चीजों को समझ नहीं जाते। कॉज ड्रोइसनेस अफेक्ट जजमेंट एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेट, हमारे दिमागी और शारीरिक संतुलन को, हमारे मानसिक और शारीरिक संतुलन को बिगाड़ देता है एल्कोहल का अधिक उपयोग। रिएक्शन विथ एल्कोहल विथ सोडियम, जब एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराई जाती है, एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराने पर हमारे को 2CH3CH2ONA CH2CH3CH2ONA का निर्माण होता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पर सोडियम
एथोक्साइड जो प्रोडक्ट मिलता है सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमारे इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ की जाती है तो सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब एल्कोहल सोडियम से रिएक्ट करता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, मेन प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम होता है सोडियम एथोक्साइड। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, जब इथेनॉल में से हम जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन विद एक्सेसिव कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब हम इथेनॉल को H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तो उसमें से H2O जल का अणु रिमूव हो जाता है और हमें इथेन की प्राप्ति होती है। हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एथेनॉल से हमें इथेन मिलता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है इथेनॉल की, जब इथेनॉल को 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है और उसके साथ H2SO4 यूज में लिया जाता है तो इस अभिक्रिया में से इस अभिक्रिया में से जल का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और हमें वहां पर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथेन की प्राप्ति होती है और हमारा प्रोडक्ट होता है इथेन और H2O। रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पर H2SO4 को एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की फॉर्म में काम में लिया जाता है। H2SO4 यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड हमारे यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम में आता है, जो इथेनॉल में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है। इथेनॉल में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम मेथेनॉल के बारे में। एथेनॉल बनता है हमारा CH3CH2OH, इसे हम एथेनॉल कहते हैं, जबकि CH2OH मेथेनॉल होता है। मेथेनॉल एक हानिकारक विषैला पदार्थ है। मेथेनॉल इज हाईली डेंजरस, मेथेनॉल हमारे लिए हानिकारक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। मेथेनॉल जब अगर मेथेनॉल का उपयोग कर लिया जाए, मेथेनॉल किसी मनुष्य के द्वारा ग्रहण कर लिया जाए तो उसके बाद वो हमारे लीवर में पहुंचकर मेथेनॉल का निर्माण करता है। जो हाईली पॉइजनस होता है। मेथेनॉल रिएक्ट रैपिडली विद द सेल्यूलर कंपोनेंट। मेथेनॉल लगातार हमारे जो कोशिकीय कंपोनेंट्स होते हैं उनसे क्रिया करता है और मेथेनॉल कैन इफेक्ट और हमारी बॉडी को डैमेज करता है। जबकि जो मेथेनॉल होता है वो हमारी ऑप्टिक नर्व को डैमेज करके ब्लाइंडनेस भी कर सकता है, हमारे आंखों को ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है और हम अंधे हो सकते हैं मेथेनॉल के थ्रू। और मेथेनॉल हमारे लिए लीवर में पहुंचकर मेथेनॉल का फॉर्मेशन करता है जो हमें मौत के घाट उतार सकता है, जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। डी नेचर्ड एल्कोहल, इंडस्ट्रियल एल्कोहल इज मेड अनटिल फॉर ड्रिंकिंग अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस सच एज मेथेनॉल। जो फैक्ट्रीज में जिस एल्कोहल का, इथेनॉल का या एल्कोहल का उपयोग किया जाता है वह लोगों के लिए पीने के, मनुष्य के लिए, आदमियों के पीने के लिए हानिकारक होता है। तो उससे बचाव के लिए डाइज में ऑल्सो बी एडेड सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड। उनके अंदर रंग मिलाए जाते हैं, उनके अंदर अलग अलग रंग मिलाए जाते हैं जिससे उनको आसानी से पहचाना जा सके और इंडस्ट्रियल यूज के दौरान कोई उनका पीने में, ड्रिंकिंग में उपयोग नहीं कर सके। इसे हम डीनेचर्ड एल्कोहल कहते हैं। जो मेथेनॉल होता है उसमें कलर मिलाया जाता है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, ताकि उसका गलत उपयोग ना हो, जिसे हम डीनेचर्ड एल्कोहल भी कहते हैं। दूसरा हमारा कार्बन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड CH3COOH। एथेनोइक एसिड, दो कार्बन के कारण यहाँ पर मेथ एथ प्लस COOH के कारण ओइक एसिड जुड़ता है, ओइक अम्ल या ओइक एसिड। इस कारण से इसका कंप्लीट नाम हो जाता है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसका कॉमन नेम, एसिटिक नेम से भी हम जानते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक नंबर का सवाल यहाँ से आता है, एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल। इट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से जुड़ा होता है। विनेगर, 1 मार्क्स का 1 लाइनर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar। जब हमारे मात्रा में 100% में से सिर्फ 5 या 8% एसिटिक एसिड होता है और बाकी परसेंट बचा हुआ 92 या 95% वाटर होता है, तो इस सॉल्यूशन को हम विनेगर कहते हैं। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar। important, it is widely used as the preservation in पिकल्स, अचार। पिकल्स हमारे घरों में या बाजार से जो अचार लाते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए हम
विनेगर का उपयोग करते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड इंपॉर्टेंट वापस। प्योर एथेनोइक एसिड हैज मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन। जो हमारा प्योर एसिटिक एसिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है। इट फ्रीज ड्यूरिंग विंटर, यह सर्दियों के अंदर जम जाता है, जब सर्दियां पड़ती है, कोल्ड क्लाइमेट होता है तो ये जम जाता है। इसलिए प्योर एथेनिक एसिड को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्दियों के अंदर जल जाता है, इसलिए हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं एथेनोइक एसिड को। स्ट्रेंथ ऑफ एथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ग्रुप होते हैं, इस ग्रुप में बनने वाले एसिड वीक एसिड होते हैं, अनलाइक मिनरल एसिड, जैसे कि हमारा HCl हुआ, KNO3, HNO3, ये सारे हमारे H2SO4, ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जबकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसकी स्ट्रेंथ कमजोर होती है, वीक एसिड में आता है, और ये वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, इसलिए हम इसे वीक एसिड कहते हैं। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, कार्बन की वापस से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एस्टर आर कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एल्कोहल। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ होती है तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एथेनॉल, एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को बोलते हैं उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, परंतु उनके खुद के प्रभाव में या उनके खुद के मास में या उनके खुद के संगठन में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। CH3COOH हमारा एथेनोइक अम्ल है और C2H5OH यहाँ पर हमारा एल्कोहल है। जब ये क्रिया करते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, जब ये क्रिया करते हैं तो एस्टर एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। यह इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एथेनोइक एसिड साथ में एल्कोहल रिएक्ट करके एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल अलग होता है। प्रोडक्ट एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट का फॉर्मेशन होता है CH3COO C2H5 का एस्टर का यहाँ पर प्रोड्यूस होता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पर रिलीज होता है। एस्टर आर जनरली स्वीट स्मेलिंग एंड आर यूज्ड इन परफ्यूम फ्लेवरिंग एजेंट। एस्टर सामान्य तौर पर मीठे स्मेल देने वाले होते हैं, जिनका उपयोग हम परफ्यूम में और फ्लेवरिंग एजेंट यानी खाने पीने की चीजों में फ्लेवर देने के लिए एस्टर का उपयोग करते हैं। सोपिनिफिकेशन, जब कार्बन चेन से हम सोप का निर्माण करते हैं या साबुन बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम सोपिनिफिकेशन कहते हैं। व्हेन एन एस्टर इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम किसी एस्टर की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, क्षार के साथ कराते हैं, तो यह एल्कोहल और सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी साबुन, सोप का फॉर्मेशन करता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम सोपिनिफिकेशन कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ सोन। इस रिएक्शन के द्वारा हम सोप का निर्माण, साबुन का निर्माण करते हैं। सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी चेन होती है और उसके अंदर हमारे सोडियम या पोटेशियम के सोल्ट होते हैं, सोडियम पोटेशियम आयन उपस्थित होता है, तो इस प्रकार बनने वाले कंपाउंड सोप का निर्माण करते हैं। एथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो अभिक्रिया हमने ऊपर पढ़ी है, NaOH हमारा बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, जबकि इसकी रिएक्शन ACID एसिड से की जाती है तो सोल्ट प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ बनने वाला सोल्ट सोडियम एसीटेट सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। हमें यह ध्यान में रखना है कि जब NaOH की रिएक्शन CH3COO C2H5, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन एस्टर से कराया जाता है तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो CH3COO होता है, सोडियम एसीटेट, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, और वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। सोडियम एसीटेट एंड वाटर मॉलिक्यूल, हमारे ये कंपाउंड का जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है उसका नाम हमें याद में रखना है। एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट, जब एथेनोइक एसिड
हम थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए हैं, जब एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। सेम रिएक्शन वापस से आ गई, यहाँ पर हमारा एथेनोइक एसिड है और यहाँ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन के साथ करता है, तो यहाँ पर CH3COONA वापस से हमें सोडियम एसीटेट मिलता है, वापस से सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। सेम दूसरी रिएक्शन होती है जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है एथेनोइक एसिड, तो यहाँ पर हमें सोडियम एसीटेट, H2O जल का मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हमें ध्यान रखना है। सोडियम एसीटेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें मिलते हैं।